हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विथ मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 28 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम से संबंधित पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCED 1992 के परिणाम हैं। पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा पत्र, एजेंडा 21, वन सिद्धांत, जैव विविधता अभिसमय, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क अभिसमय। जून 1992 में रियो डे जेनेरियो ब्राजील में आयोजित पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसको आप UNCED के नाम से जानते हैं, इसको रियो शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी इसको जाना जाता है। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 3 दस्तावेज यहां पर निकलकर सामने आए हैं। इनमें आपका पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा है, तो आपका ए वाला यहां पर सही है, पहला वाला सही है। एजेंडा 21 है, इसमें वन सिद्धांत भी है। UNCED के परिणाम स्वरूप 2 महत्वपूर्ण चीजें और निकल कर आई हैं जो कि कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। इसमें जैव विविधता अभिसमय है और जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क अभिसमय है। तो यानी ये चीजें भी यहां पर हैं। तो यहां पर ये 5 के 5 ही शामिल हैं इसमें। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पहले का डी, यानी 1, 2, 3, 4 और 5। दूसरा प्रश्न है आपका, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है। पहला है, यह हाल ही में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में हुई बाघों की मृत्यु के लिए उत्तरदायी है। यह वायरस कुत्तों से जंगली जानवर में फैलता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इसकी पुष्टि की है कि गुजरात के गिर जंगल में शेरों की मृत्यु का कारण क्या है, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस था। और उसने सिफारिश किया है कि शेष शेरों को इस प्रकोप से बचाने के लिए टीका लगाया जाए। यानी कि ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित नहीं है, बल्कि आपका जो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का है उससे संबंधित है, क्योंकि इस वायरस की वजह से गिर राष्ट्रीय उद्यान के शेरों की मृत्यु हुई है। तो बाघों से संबंधित नहीं है, बल्कि गिर राष्ट्रीय उद्यान शेरों से संबंधित है। तो आपका पहला वाला यहां पर गलत हो जाएगा। सेकंड वाला जो कथन है, यहां पर आपका ये कथन सही है। शेर एक बार में पूरे शिकार को नहीं खाते हैं। कुत्ते उस शिकार का उपभोग करते हुए उसे CDB से संक्रमित कर देते हैं। शेर अपने शिकार को खत्म करने के लिए वापस लौटता है और इस प्रकार वो घातक बीमारी की चपेट में आ जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला सही है कि यह वायरस कुत्तों से जंगली जानवरों में फैलता है। यहां पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है सेकंड का भी, केवल सेकंड। तीसरा प्रश्न है आपका, कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इसका मुख्य उद्देश्य ऋण जोखिम को आंशिक रूप से कम करना और कम ब्याज दरों पर बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना है। गैर मेट्रो शहरों और छोटे शहरों में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 7.95% की ब्याज दर पर बैंक ऋण दिया जाता है। देश को अपनी अति आवश्यक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को तैयार करने और रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने में मदद करना इस योजना के अपेक्षित लाभों में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य ऋण जोखिम को आंशिक रूप से कम करना और कम ब्याज दरों पर बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। वित्त मंत्री ने सभी हितधारकों से भविष्य में कोरोना की किसी भी तीसरी लहर से निपटने के लिए गैर मेट्रो शहरों में कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 50,000 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना, इसको समय पर पूरा करने का आग्रह किया है। जून 2021 में स्वीकृत हुई इस योजना का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। इसके तहत बैंक गैर मेट्रो शहरों और छोटे शहरों में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अधिकतम 7.95% ब्याज दर पर ऋण प्रदान करेंगे। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं, तो आपका सही आंसर है यहां पर तीसरे का सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है, कीस्टोन प्रजाति का अन्य प्रजातियों के साथ सहजीवी संबंध नहीं हो सकता है। ज्वारनद बुक एक कीस्टोन पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कीस्टोन प्रजाति अन्य प्रजातियों के साथ परभक्षण, सहजीवी निर्भरता, पारिस्थितिकी तंत्र परिवर्तन आदि के माध्यम से जुड़ी होती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन
गलत है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कीस्टोन प्रजाति का अन्य प्रजातियों के साथ सहजीवी संबंध नहीं हो सकता, जबकि मैंने बताया है कि परभक्षण, सहजीवी निर्भरता और पारिस्थितिकी तंत्र परिवर्तन ये तीनों ही इसमें होते हैं। तो यहाँ पर इस हिसाब से आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। सेकंड वाला जो कथन है यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। ज्वारनदमुख भी एक कीस्टोन पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि आकार और बहुतायत की तुलना में इसका अधिक प्रभाव होता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। और ज्वारनदमुख के बारे में आप जानते होंगे, यानी जहाँ पर आपका नदी का जल सीधा सीधा कहाँ पर समुद्र में जाके गिरता है वो ज्वारनदमुख बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है चौथे का भी केवल सेकंड। पांचवा प्रश्न है आपका, ग्रीन वॉशिंग क्या है? यह किसी उत्पाद के पर्यावरणीय लाभों के बारे में भ्रामक दावे का एक व्यवहार या पद्धति है। यह ताप विद्युत संयंत्र में उत्पन्न धुएं को कम करने के लिए कोयला धावन की एक कार्यप्रणाली है। यह ठोस हरित अपशिष्ट से ईंधन उत्पादन की एक विधि है। यह भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन है। देखिए आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ग्रीन वॉशिंग किसी उत्पाद, सेवा, प्रौद्योगिकी या कंपनी की कार्यप्रणाली के पर्यावरणीय लाभों के बारे में किए जाने वाले निराधार या भ्रामक दावे की पद्धति या व्यवहार है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। तो आपका सही आंसर है पांचवें का ए। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अभिसमय संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौतों से संबद्ध नहीं है? प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन, बॉन अभिसमय, आर्द्र भूमियों का सम्मेलन, रामसर अभिसमय, ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना अभिसमय, रॉटरडैम कन्वेंशन। देखिए प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन जो आपका बॉन अभिसमय है, यह संयुक्त राष्ट्र का एक पर्यावरणीय संधि है जो प्रवासी जानवरों और उनके आवासों के संरक्षण तथा स्थायी उपयोग के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। यानी ये भी आपका यूएन का एक बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता है। तो यहाँ पर आपका ए वाला तो नहीं होगा। रामसर अभिसमय की बात करें तो रामसर अभिसमय संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौतों से संबद्ध नहीं है। तो यहाँ पर आपका बी वाला कथन जो है ये सही है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो आपका वियना अभिसमय है, ये संयुक्त राष्ट्र के ओजोन परत के संरक्षण पर सम्मेलन के द्वारा अभिसमय के रूप में इसको अपनाया गया है। तो यहाँ पर ये भी यूएन से संबंधित है। रॉटरडैम कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे खतरनाक रसायनों के व्यापार के संबंध में देशों द्वारा अनौपचारिक निर्णय लेने की सुविधा हेतु बनाया गया है और ये भी आपका यूएन से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका केवल आपका यहाँ पर बी वाला जो है यूएन से संबंधित नहीं है, यानी कि रामसर अभिसमय जो है ये इससे संबंधित नहीं है। तो आपका सही आंसर है छठवें का बी। सातवां प्रश्न है आपका, विदेशी आक्रामक प्रजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? कोशिकीय डीएनए सामग्री की अपेक्षाकृत कम मात्रा के कारण अन्य प्रजातियों की तुलना में आक्रामक विदेशी प्रजातियों का विकास अधिक तीव्रता से होता है। प्राकृतिक प्रजातियां भी विदेशी आक्रामक प्रजाति हो सकती हैं। आक्रामक प्रजातियों की कोशिका के नाभिक में कोशिकीय डीएनए सामग्री की अपेक्षाकृत कम मात्रा के कारण अन्य प्रजातियों की तुलना में आक्रामक विदेशी प्रजातियों का विकास अधिक तीव्रता से होने की संभावना होती है। परिणामस्वरूप संपूर्ण पौधे कोशिकीय डीएनए सामग्री की अपेक्षाकृत उच्च मात्रा वाली प्रजातियों की तुलना में अधिक तेजी से विकसित हो सकते हैं और इस गुण के कारण वे जटिल परिस्थितियों में भी वास कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो है ये बिल्कुल सही है। सेकंड वाला है कि प्राकृतिक प्रजातियां भी विदेशी आक्रामक प्रजाति हो सकती हैं। तो प्राकृतिक रूप से आक्रामक पौधे वे पौधे होते हैं जो स्थानीय वनस्पतियों में बड़ी संख्या में फैल जाते हैं और देसी बायोटा को विस्थापित कर देते हैं अथवा इनके कारण पर्यावरण, कृषि या प्राकृतिक संसाधनों को खतरा होता है। तो ये यानी प्राकृतिक प्रजातियां भी जो है ये विदेशी आक्रामक प्रजाति हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर सातवें का सी, यानी एक और दो दोनों। आठवां प्रश्न है आपका, बायोमाइनिंग शब्द का अर्थ है धातुओं के निष्कर्षण हेतु सूक्ष्म जीवों का उपयोग, स्टेम कोशिका का भंडारण, रक्त आधान, उपरोक्त में से कोई नहीं। बायोमाइनिंग आर्थिक महत्व की धातुओं को चट्टान, अयस्कों या खनन व्यर्थ से निकालने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। धातुओं के निष्कर्षण हेतु सूक्ष्म जीवों का उपयोग ये बायोमाइनिंग है। नौवां प्रश्न है आपका,
वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक पर्यावरण संधि है। जिन प्रवासी प्रजातियों को विलुप्त होने का खतरा है उन्हें अभिसमय के परिशिष्ट वन में सूचीबद्ध किया गया है। अभिसमय के तहत सभी संपन्न संधि सभी पक्षकारों पर वैधानिक रूप से बाध्यकारी है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संधि के रूप में वन्यजीवों की प्रवासी प्रजाति के संरक्षण पर अभिसमय प्रवासी वन्यजीवों और उनके आवास के संरक्षण एवं सतत उपयोग के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि यह संयुक्त राष्ट्र की एक पर्यावरण संधि है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। विलुप्त होने की संभावना वाली प्रवासी प्रजातियों को अभिसमय के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध किया गया है। तीसरा वाला कथन आपका गलत है। ये समझौते कानूनी रूप से बाध्यकारी संधियों से लेकर कम औपचारिक उपकरण तक हो सकते हैं, जैसे कि समझौता ज्ञापन, और विशेष क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार इन्हें अनुकूलित किया जा सकता है। तो यहाँ पर यह बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है अभिसमय के तहत सभी संपन्न संधि सभी पक्षकारों पर वैधानिक रूप से बाध्यकारी है। यानी वैधानिक रूप से बाध्यकारी तो है, लेकिन इनमें फेरबदल किया जा सकता है। सिचुएशन को देखकर इनके जो रूल्स रेगुलेशन है उनमें परिवर्तन या उनमें लचीलापन लाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है, तो आपका सही आंसर है 9वें का ए, केवल 1 और 2। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 को 2015 में सेंडाई मियागी जापान में आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि पिछले 50 वर्षों में मौसम की आपदाओं में 2 मिलियन लोग मारे गए हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 को 2015 में सेंडाई मियागी जापान में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में ये अपनाया गया था। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है 10वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 11वां प्रश्न है आपका, गिद्ध की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से संकटग्रस्त नहीं है। लॉन्ग बिल्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर, इजिप्शियन वल्चर। देखिए, ये तीनों जो हैं ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, यानी कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। जबकि आपका इजिप्शियन वल्चर जो है ये केवल एंडेंजर्ड है, यानी ये केवल संकटग्रस्त में आता है, गंभीर में नहीं आता है। तो यहां पर आपका सही आंसर जो होगा वो है 11 का डी वाला। 12वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स ट्रीज रिपोर्ट जारी की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय प्रगति संरक्षण संघ, बॉटेनिक गार्डन्स कंजर्वेशन इंटरनेशनल। बॉटेनिकल गार्डन्स कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड ट्रीज रिपोर्ट लॉन्च की है और इस रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई है कि दुनिया की लगभग 1/3 पेड़ प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है, जबकि सैकड़ों विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि ये जो 1/3 पेड़ों की प्रजातियां हैं ये विलुप्त होने का इनको खतरा है, और जबकि इनमें से सैकड़ों विलुप्त होने के कगार पर पहुंच भी गए हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 12 का डी, बॉटेनिकल गार्डन्स कंजर्वेशन इंटरनेशनल। देखिए, ये 1987 में स्थापित एक स्वतंत्र चैरिटी है जो दुनिया के वनस्पति उद्यानों को पादप संरक्षण के लिए एक वैश्विक नेटवर्क से जोड़ने के लिए है। 13वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। किसी बड़े क्षेत्र में सामान्यतः इसी तरह के एक छोटे क्षेत्र की तुलना में अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। किसी पोषण स्तर के जीवों की भोजन ग्रहण पद्धति समान होती है। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। आइलैंड बायोजियोग्राफी सिद्धांत यह दर्शाता है कि बड़े क्षेत्रों में सामान्यतः इसी तरह के छोटे क्षेत्रों की तुलना में अधिक प्रजातियां होती हैं, क्योंकि ये बड़ी संख्या में आवास प्रदान कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है।
सेकंड वाला कथन आपका ये भी सही है। एक पोषण स्तर में सभी जीव एक ही तरीके से भोजन प्राप्त करते हैं, अतः ये सभी प्राथमिक उत्पादक यानी कि पौधे, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता यानी मांसाहारी होते हैं। तो किसी पोषण स्तर के जीवों की भोजन ग्रहण पद्धति समान होती है। तो यहाँ पर ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 13 का सी यानी 1 और 2 दोनों। 14वां प्रश्न है आपका, पेट्रोलियम कोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। या कोयले की तुलना में अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। पेट्रोलियम कोक में कोयले की तुलना में अधिक ऊर्जा निहित होती है। पेट्रोलियम कोक एक काला और ठोस कार्बन पदार्थ है। तेल रिफाइनरी का एक उप उत्पाद है। तो कार्नेगी सिंगुआ सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी के अनुसार यह कोयले की तुलना में 11% अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ईंधन के तौर पर कोयले की तुलना में पेट्रोलियम जो कोक है तो इसका उपयोग अधिक किया जाता है, क्योंकि इससे परंपरागत कोयले की तुलना में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन यह बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, जो कि फेफड़ों की बीमारी और अम्लीय वर्षा का कारण है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 14 का सी यानी 1 और 2 दोनों। 15वां प्रश्न है आपका, सड़क, नहरों और रेलवे के किनारों पर वृक्षारोपण के साथ साथ बंजर भूमि पर वृक्षारोपण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही वर्णित है। मनोरंजन वानिकी, सामुदायिक वानिकी, विस्तार वानिकी या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, मनोरंजन वानिकी जो है इसमें केवल मनोरंजन के प्रमुख उद्देश्य के साथ पेड़ उगाए जाते हैं और यह मुख्य रूप से शहरी और ग्रामीण आबादी के मनोरंजन हेतु फूलों के पेड़ और झाड़ियां लगाने की पद्धति है। तो ये तो आपकी होगी मनोरंजन वानिकी की विशेषता। सामुदायिक वानिकी को देख लें। सामुदायिक वानिकी सामुदायिक भूमि पर वृक्ष लगाना है, ना कि इसमें कृषि वानिकी पर किसी तरह की निजी भूमि पर इसमें वृक्ष नहीं लगाए जाते हैं, बल्कि समुदाय की भूमि पर इसमें वृक्ष लगाए जाते हैं। और सामुदायिक वानिकी की शुरुआत कोई भी स्थिति जो स्थानीय लोगों को वानिकी गतिविधि में शामिल करती है, इसके रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। विस्तार वानिकी की बात करें तो सड़कों, नहरों और रेलवे के किनारों पर वृक्षारोपण के साथ साथ बंजर भूमि पर रोपण को विस्तार वानिकी के रूप में जाना जाता है, जिससे वनों की सीमा बढ़ जाती है। और इस परियोजना के तहत गांव की सार्वजनिक भूमि, सरकारी बंजर भूमि और पंचायती भूमि पर लकड़ियों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपका सी वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है कि ये जो विशेषता बताई गई है ये विस्तार वानिकी की है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 15 का सी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।